नमस्कार। आज अपन बात करते हैं नर्सेस के बारे में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग डिग्री एक नर्स के पास क्या क्या जॉब प्लेसमेंट की संभावनाएं बनती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। नर्सिंग में अगर बेसिक तौर पे देखा जाए, बेसिकली दो ही प्रोग्राम्स मोस्टली रन होते हैं, जिसमें बीएससी बैचलर डिग्री कोर्स हो गया 4 साल का, एक जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा जो आजकल 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, वो आपने कर लिया है। उसके बाद में आपके लिए एज ए नर्स काम करने के लिए प्लेसमेंट का क्या पैटर्न होगा। अपन दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, दोनों सेक्टर्स को फोकस करते हुए चलते हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काफ़ी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। लगभग इनकी संख्या 150 से 200 मेडिकल कॉलेज हैं जो रिसेंटली ओपन हुए हैं। वो रेगुलरिटी के अंदर अभी आए नहीं हैं, वो अंडर प्रोसेस है। काफ़ी कुछ काम करने लग गए हैं, कुछ अभी जारी हैं। केंद्र सरकार उन मेडिकल कॉलेजों पे अपना कोई कंट्रोल नहीं रखता है, उनके सारे कंट्रोल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। तो केंद्र सरकार की बाकी एजेंसियों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से एम्स सामने आता है। एम्स के अंदर अगर अपन एनुअल पोस्ट को देखते हैं तो वो 2000 से 3000 पोस्ट रहती हैं। काफ़ी बार ये नोरसेट के रूप में जब से एग्ज़ाम लगने लगा है, सब एम्स की एक ग्रुप एग्ज़ाम होने लगी है, तो ये संख्या कई बार 5000 तक भी चली जाती है। लेकिन 5000 पदों के लिए उसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, जो 1 लाख से ऊपर तक रहते हैं। अगर उसमें अपन सफलता की दर देखते हैं, परसेंटाइल ऑफ सक्सेस रेट देखते हैं, तो 1 लाख लोगों में से 5000 लोगों को एम्स के रूप में या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसके हॉस्पिटल में प्लेसमेंट मिला है, तो वो 4 से 5% सफलता की दर रही। स्टेट गवर्नमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो सेम चीज़ें वहाँ रहती हैं, जिनसे जितनी पोस्टें आती हैं उनसे 10 गुना, उनसे 20 गुना ज़्यादा तक फॉर्म भरे जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर द नर्सिंग एजुकेशन, अगर अपन गवर्नमेंट सेक्टर को ही जॉब मानते हुए चलते हैं तो बहुत सामने आता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी वो अपनी सोशल प्रॉब्लम थी। समाज ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, या आप यूं कह सकते हो कि मनी माइंड थॉट के साथ में सोसाइटी ने एक सोच डेवलप कर दी कि रोजगार वही जो आप सरकारी नौकरी के रूप में पा लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो वो जॉब नहीं है, उसको आपका स्ट्रगल फेज माना जाएगा, काम माना जाएगा। और कुछ हद तक समाज का ये सोच सही भी है, क्योंकि हमने जो प्राइवेट सेक्टर की इन इंडिया, इन राजस्थान जो जॉब देखी हैं, उन जॉब के अंदर ना पैसा है, ना प्रेस्टीज है, ना फैसिलिटीज हैं, ना कोई सैलरी के साथ अदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, ना ही कहीं पे वो दिखाई देते हैं। इसलिए वो एक आप यूं कह सकते हो कि डेली वेजेस का सा काम हो गया है। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। संभावनाएं कभी शून्य नहीं हो सकती हैं। समय बदलता है, दौर बदलता है, काम करने के तरीके बदलते हैं। पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी कुछ कॉरपोरेट बिजनेस कंपनीज ऐसी थी जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के रूप में काम करना शुरू कर चुकी हैं और आने वाले भी हैं। कुछ और बिजनेस घराने ऐसे बड़े रहे हैं जो मेडिकल लाइन में, आफ्टर कोरोना मेडिकल लाइन के अंदर काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी कुछ और बिजनेस घराने ऐसे बड़े रहे हैं जो मेडिकल लाइन में, आफ्टर कोरोना मेडिकल लाइन के अंदर काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी अब हॉस्पिटल्स बनने लगे हैं, मेडिकल फैसिलिटी ग्रो कर रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या एक नर्स के लिए नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा या इतनी सैलरीज या इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो आप आने वाले टाइम में खुद का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का एक अच्छी परवरिश के साथ में
एक अच्छी सोच के साथ में अपना जीवन यापन कर पाए। तो उसका सीधा सा जवाब आपको अचानक से यही मिलेगा, नहीं। आप राजस्थान में रहते हुए, या मैं यूं भी कह लूं कि इंडिया में रहते हुए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नर्स के रूप में अपनी सैलरी से, अपनी वर्किंग कंडीशन से मोस्टली आप सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन को जिस तरीके से इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल या नर्सिंग की जो भी तमाम एजेंसियां रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से परिभाषित किया था कि ये एक रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, आप इसको सर्विस के रूप में या सेवा के रूप में ले रहे हैं, आपको समाज के अंदर इज्जत मिलेगी, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें धरातल से बहुत दूर हैं। वास्तव में इन चीज़ों का कोई मायना आज के टाइम में जो नर्सेस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं उनके लिए रहा नहीं है। तो इस बदलते दौर के अंदर अपने को क्या ऐसा करना चाहिए कि अपन एज ए नर्स, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एज ए नर्स अगर अपन सरकारी क्षेत्र के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपने को जॉब नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन के अंदर अपन किस तरीके से अपने लिए जॉब की संभावनाएं बना सकते हैं। देखिए, अपन छोटे लेवल से शुरू करते हैं। भारत के बाहर की अपन बात करेंगे आज, ग्लोबल प्लेसमेंट ऑफ नर्सेस। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों के अंदर गल्फ कंट्रीज से स्पेशली, जैसे दुबई के लिए DHA है, हाद हो गया, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आउटली आप इन एग्ज़ाम्स को पास करके एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए से प्लस सैलरी के रूप में मिल रहा होता है। आपको 1 मंथ लीव, पेड लीव इन ए ईयर, वो भी मिल रहा होता है। मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। काफ़ी कुछ अच्छा है जो इंडिया में नॉर्मली नर्सेस के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका नर्सिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि DHA, हाद जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके अंदर भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस जो NCLEX RN पैटर्न के होते हैं, मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल नहीं कह सकते आप इसको, ये एक टफ लेवल के अंदर आपके लिए जाएगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान 3 या 4 साल जब आपने अपना कोर्स पूरा किया था, उसमें पर्टिकुलर एक रेगुलरिटी के साथ में स्टडी नहीं की है, तो इस समय आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी अपन बात करें तो बहुत पुराना पैटर्न रहा है NCLEX RN का, CGFNS का, TOEFL का, जिनमें OET वगैरह भी इंक्लूडेड है कि ये एग्ज़ाम्स दे के आप UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज़ के अंदर एज ए नर्स आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भाषा हमेशा, लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में, जब भी अपन इंडियन नर्सेस की बात करते हैं और ग्लोबल प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जो सबसे मेन बैरियर के रूप में प्रॉब्लम सामने आती है वह लैंग्वेज। इंडिया में नर्सेस की जो स्पोकन लैंग्वेज रही है और ग्लोबल प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जो सबसे मेन बैरियर के रूप में प्रॉब्लम सामने आती है वह लैंग्वेज। इंडिया में नर्सेस की जो स्पोकन लैंग्वेज रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन नर्सेस की अगर अपन बात करते हैं, तो उनका चाहे मीडियम इंग्लिश रहा हो, लेकिन जनरल टॉक्स के ड्यूरिंगली वो मीडियम हमेशा हिंदी रहा है। और जिन कंट्रियों का अपन ने अभी जिक्र किया है, वो सारी अंग्रेजी भाषी देश हैं, जहां आपको एक नॉर्मल वर्क करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होगा। तो आपका नर्सिंग स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ साथ इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप उन कंट्रीज़ के अंदर जा पाएंगे। कनाडा के अंदर आप जाते हैं तो बैकडोर एंट्री के रूप में आपको फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। लास्ट कुछ टाइम से अगर अपन ने देखा है तो एजिंग पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन के आ रही है कि वहाँ पे यूथ के रूप में वर्कर्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में भी ऐसा है कि वहाँ पे यूथ नर्सेस हैं, वो नहीं मिल पाते हैं।
इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जो हैं, आप यूं कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है या स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, इटली है, या अपन दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो चाइनीज़ कंट्री, हांगकांग हुआ या मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे यूथ इंडियन नर्सेस की काफ़ी डिमांड है। और पिछले कुछ सालों से आफ्टर कोरोना अगर अपन बात करें तो कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, लेकिन हर जगह बैरियर के रूप में वही चीज़ आती है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। जो लैंग्वेज अपन जानते हैं, मोस्टली अपन हिंदी जानते हैं बहुत अच्छे से, इंग्लिश पे जो इंडियन नर्सेस हैं या राजस्थानी नर्सेस हैं, एमपी यूपी से नर्सिंग पास आउट हैं, उनके लिए इंग्लिश आज भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अपन शॉर्टली बात करें तो आज के इस सेशन के अंदर जर्मनी में नर्सेस प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, जर्मनी में नर्सिंग के लिए कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, कोई एडिशनल एग्जाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एज ए रजिस्टर्ड नर्स किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडिया में स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तो आप जर्मनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन वही एक बैरियर भाषा के रूप में आपके सामने आएगा। आपको एंट्री के लिए B1 लेवल का जर्मन नॉलेज होना चाहिए विद इंटरनेशनल सर्टिफाइड लैंग्वेज बोर्ड से आपने B1 का सर्टिफिकेट पाया हो, ये बेसिक ज़रूरत रहती है। उसके बाद वहाँ पे नर्सेस को काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें अपन तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए शुरुआती इनिशिएट सैलरीज रहती हैं, जिनमें आप नर्सिंग असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर B2 लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 2 मेजर बेनिफिट मिलते हैं। आपको प्रमोशन के रूप में एज ए नर्सिंग स्टाफ पोस्ट मिलती है, प्लस आपकी सैलरी होगी वो 4 लाख से अबोव हो जाती है। नियर बाई 4 लाख कह लीजिए, 4 लाख के नियर बाई सैलरी आपकी हो जाती है। प्लस 3 साल के लिए आपको फर्स्ट टर्म के अंदर वीज़ा मिल रहा होता है, और हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह हैं, डिपेंडेंट अलाउंसेस वगैरह। अगर आपके साथ आपके बच्चे, आपकी वाइफ ये जाते हैं तो इनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा और साथ में अलाउंसेस भी इनके स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे तमाम बेनिफिट्स अगर एक डिफरेंस के रूप में अपन देखें तो अपने राजस्थान के अंदर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप काम करोगे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसके अंदर आप बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आपको एज ए नर्स शुरुआती दौर पे 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए नर्स टू रन हिज फैमिली, टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी nowadays. So you have to work for money. अगर अपन बात करें कि यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में और अब्रॉड के प्राइवेट सेक्टर में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो उन डिफरेंसेस के अंदर एक चीज़ आती है कि आप अब्रॉड कंट्रीज के अंदर नर्स का काम कर रहे हो तो बहुत रेस्पेक्टफुल वर्क हो रहा होता है, और अगर यहाँ पे आप देख रहे होते हो तो आपको एक मौसमी बेरोजगार के रूप में जाना जाएगा कि आप एक मौसमी बेरोजगार आदमी हो जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली है, आप नर्स के रूप में यहाँ काम कर रहे हो, आप पेमेंट ले रहे हो। मतलब वर्क के रिगार्डिंगली आप रेस्पेक्ट की जो नीड रहती है प्रोफेशंस के अंदर, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के डिफरेंस में इनिशिएटली अपन ने यही तो देखा था कि प्रोफेशन एक ऐसा वर्क होता है जिसमें मनी प्लस रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट वो मैटर करता है। ऑक्यूपेशन के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं थी। तो जिन चीज़ों के लिए ये जर्नी शुरू हुई थी, जिन मोटिव्स के लिए अपन ने नर्सिंग किया था, नर्सिंग के बाद अपन क्या चीज़ें सुधारेंगे, एक्चुअल में वो थोड़ी सी मिसिंग है। इसलिए मैं सब नर्सेस से कहना चाहूँगा कि अगर आपने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है तो आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि गवर्नमेंट है वो भर्ती निकालेगी, हम भर्ती की तैयारी करेंगे। भर्ती की तैयारी में आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, भर्ती की तैयारी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें सक्सेस रेट 4 से 5% ही रहा है। आप मेरे को एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से
कितने नर्सेज ऐसे हैं जिन्होंने भर्ती की तैयारी की और फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्लेसमेंट ले लिया है। वक्त तो अपनी रफ्तार से जाएगा ना, आप वक्त को कभी नहीं रोक पाओगे। आपने 10+2 किया था, उस टाइम आप 17 साल के थे, आपने नर्सिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, आप 21 से 22 साल के रहे हैं, आपको तैयारी का कितना वक्त दिया जाए? आप एक एडल्ट हैं, आप एक फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने के लिए काबिल हो चुके हैं, तो आपको उस टाइम से ही अपना इनिशिएशन करना पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई स्टार्ट लेना पड़ेगा। आप हर टाइम गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बैठ सकते हैं, किसी की आशाओं के पीछे नहीं बैठ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट आई है अब ये भर्तियां निकालेगी, अब दूसरी गवर्नमेंट आ रही है वो भर्तियां निकालेगी। कुछ भर्तियों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, कोई किसी को एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इसने नहीं किया उसने नहीं किया। नहीं, इन चीजों से बाहर निकलिए। नर्सिंग के लिए अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और तुम उनको बहुत पास से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट प्लस जो नीड आपकी प्रेजेंट में बनी हुई है उनके साथ में फिट पाओगे। आप अपने लिए आराम से जगह तलाश कर सकते हो। तो मेरा सभी नर्सेस जो नर्सिंग कर चुके हैं और अभी भी स्ट्रगल फेज में हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, एज सून एज पॉसिबल आप अपने लिए संभावनाएं तलाशिए, अच्छी संभावनाएं तलाशिए जहां पे आपको एक सम्मानजनक पद, एक सम्मानजनक वेतन और ग्रोथ रेगुलर आपकी जहां पे बनी रहे, ऐसे पद पे आप पहुंचे। बातें चली हैं, बातें और होती रहेंगी। अभी के लिए नमस्कार।